हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9th का लास्ट चैप्टर के नोट्स हैं। ये 5th चैप्टर है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये नोट्स आप लोगों को आने वाली आगामी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इनके नोट्स रेगुलर बनाते रहें और रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि पहले हम एनसीईआरटी फिनिश करेंगे, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। घुमंतु घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। डेढ़ कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। घुमंतु चरवाहे लोग अपने मवेशियों के लिए चरवाहों की तलाश में यहाँ आए थे। पहाड़ों में चरवाहे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। भाबर, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका, उसको भाबर कहा जाता है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को कहा जाता है। पठारों में धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है जो मध्य पठारों में रहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 यानी कि 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे, जिसमें कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। रबी जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती हैं। यहाँ पे रबी फसल के बारे में बात करी जा रही है। खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। ठूंठ पौधों की कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाली उनकी जड़, उसको ठूंठ कहा जाता है। फसल के प्रकार देखेंगे। यहाँ पर फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी की फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि बोया जाता है। और रबी की फसल में वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। रेगिस्तानों में राजस्थान के रेगिस्तानी में राइका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। राइका समुदाय खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे, तो ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ चले जाते थे। अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही काम करने पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आप इसको अच्छे से समझेंगे
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मेंस में आए हुए हैं। PYQ अगर आप देखेंगे मेंस के तो आप लोगों को वहाँ पे पता चलेगा। और आप इस तरह से NCERT अगर क्लियर करके रखेंगे, इसमें हर एक पॉइंट कवर है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को नोट्स दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन भी इसी से होगी, क्योंकि मेंस से क्वेश्चन जब आते हैं तो आप लोगों को इस तरह के ही टॉपिक को अच्छे से दिमाग में रखने हैं, इस तरह के पैराग्राफ को, ताकि आप लोग अपना आंसर बेस्ट वहाँ पर लिख सकें। उपनिवेशिक क्या होता है? अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आए। उपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन में आए बदलाव, यहाँ पर इसको जानते हैं। पहला है, अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। और दूसरा था, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया। और तीसरा था, अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। घुमंतू चरवाहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी, यानी कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पा रहे थे। उन पर पाबंदियां लगाई गई। उनको नज़र के शक से देखा, मतलब उनको शक की नज़र से देखा जाता था, उन पे शक किया जाता था, तो इसलिए उन पर रोक लगा दी गई। चौथा था, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। मतलब इतने तेज़ थे वो लोग, ज़मीन पे तो टैक्स किया और जो नवाब थे उन पे भी टैक्स लगाया उन लोगों ने कि सेना रखी है बोल के, ये भी था। और बाद में उन्होंने फिर नमक और पीने का पानी, बहुत सी चीज़ें थी, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब आम इंसान क्या करेगा फिर? चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा, यानी कि लोग जानवर पालने के लिए भी इतना उनको सोचना पड़ रहा था कि क्योंकि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया गया था, क्योंकि उनको तो अपने जितने भी शौक थे वो पूरे करने थे, तो वो भारतीय पैसे से ही कर रहे थे। 1850 से 1880 के बीच टैक्स वसूली का काम ज़्यादा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, यहाँ पर इसको जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा। जंगलों में गडरिये और पशुपालक अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे, यानी कि जिस तरह से वो पहले चराते थे उस तरीके से अब नहीं चरा सकते थे। काफ़ी सारी चीज़ें थीं, उन पे रोक लगा दी गई थी। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद भी बढ़ने लगी। चरवाहों ने इस बदलावों के सामना कैसे किया, ये देखेंगे यहाँ पर। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी, यानी कि उन्होंने पालन ही कम कर दिया।
जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े मैदान नहीं बचे थे। कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीद कर एक जगह बस कर व्यापार और खेती करने लगे। कुछ चरवाहे आज भी जिंदा हैं, बल्कि कई जगह पर तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहने वाला चरवाहों का समुदाय गद्दी कहलाता है। कुमाऊं तथा गुजर चरवाहे पाए जाते हैं। सर्दियों में ये भाबर तथा गर्मियों में बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। हिमालय के पर्वतों में भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे हैं। पठारों, मैदानों तथा रेगिस्तानों में भी चरवाहे पाए जाते हैं। धंगर, गोल्ला, कुरुमा, कुरुबा आदि पठारी प्रदेश के चरवाहे हैं। मैदानी प्रदेश का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय बंजारा है। राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय चरवाही का काम करते हैं। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में दुनिया की आधी से भी ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। इनमें बेदुइनस, बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे समुदाय शामिल हैं। आप यहाँ पर इन नामों को याद रखेंगे। ये अफ्रीका चरवाहों से रिलेटेड है, इनको अच्छे से आप समझेंगे, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं तथा गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। कुछ चरवाहे चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। इन चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक तथा उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। जैसे इनकी ज़मीनें छीन ली गईं, इनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई आदि। सरहदें बंद हो गईं। औपनिवेशिक काल में मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। चरवाहों को गोरों के क्षेत्रों में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने से भी रोक लगा दी गई, यानी कि उन पे इतना प्रतिबंध लगा दिया गया कि उनको मार्केट में भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। उस पर भी नियंत्रण कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। नई पाबंदियों और बाधाओं के कारण इनकी चरवाही तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा था। भारत के चरवाहे गुज्जर, बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतू चरवाहे, गद्दी हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे, धंगर महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे, कुरुमा, कुरुबा तथा गोला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहे, बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे, राइका राजस्थान के घुमंतू चरवाहे आदि प्रमुख हैं। आप इस वाले पैराग्राफ को नोट करके लिखिएगा और अच्छे से नोट करिए इसको। मैच द वर्ड में आ सकता है, ये आप लोगों के प्री में आ सकता है और मेंस के लिए तो आप लोगों को इसी तरीके से लिखना होगा, तो आप लोगों का अच्छा अट्रैक्टिव आंसर बनेगा अगर क्वेश्चन आता है तो। चरवाहा कहाँ रहता था? चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें भी बेचते जाते थे। चरवाहों का घुमंतू होने का क्या कारण था? औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। चरवाहा किसे कहते हैं? वैसे लोग
जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, उन्हें घुमंतू चरवाहा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर के नोट्स बनाइए, इसको देखिए आप लोग। ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को डेली दे रही हूँ। अभी एनसीईआरटी फिनिश होगा। आज हम लोगों का 9th क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी के नोट्स फिनिश हो गए हैं। ये लास्ट चैप्टर था। कल हम ज्योग्राफी या पॉलिटी के नोट्स स्टार्ट करेंगे। और जो जो बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें। जिनको भी इससे रिलेटेड नोट चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी तरह के नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें। उसका प्राइस इतना ही रहेगा। आप लोग मुझे बता दीजिएगा जिसको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, आने वाले भी हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों के संग हम बने रहेंगे। आप लोगों को धन्यवाद। राधे राधे।